हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त महावीर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल जीके क्विज़ में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम करंट अफेयर्स के जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालक है। मतलब जितने भी बैंक भारत में चल रहे हैं मान्यता प्राप्त, उन सबको जो मान्यता देता है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। मान्यता अगर रद्द भी करनी है किसी बैंक की तो वो भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। मान्यता देने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दायरे, कुछ कानून बना रखे हैं। अगर उन एक क्राइटेरिया बना रखा है, अगर वो क्राइटेरिया में कोई बैंक फिट बैठता है तो रिज़र्व बैंक जो है उसे मान्यता दे देता है। अब बात करें इसके मुख्यालय की। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों जो है वो मुंबई शहर में है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ को बनाया गया था जो कि एक ब्रिटिश थे। अब मुख्यालय तो इसका बॉम्बे में देख लिया, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, वो है टोटल 29। और ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ना वो मोस्टली राज्यों की राजधानियों में ही है। जितने भी हमारे राज्य हैं लगभग सभी राजधानियों में एक कार्यालय है। तो बात करें इसका जो प्रारंभिक कार्यालय था, जब ये बना था 1935 में, तब इसका प्रारंभिक कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में रखा गया था। 1937 के बाद इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। प्रारंभ में बात करें तो ये एक निजी बैंक था और 1949 से भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और भारत सरकार का उपक्रम बना दिया गया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बाबा साहब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ एंड इट्स सॉल्यूशन। ये जो पुस्तक है दोस्तों, एक कमीशन आया था 1926 में, हिल्टन यंग कमीशन। उस कमीशन को इस पुस्तक में जो सॉल्यूशन दिए हुए थे बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड वो बहुत सही लगे। तो इस कमीशन ने बाबा साहब के सुझाए हुए सुझावों के अंतर्गत ही एक रिज़र्व बैंक की स्थापना, केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया और रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। अब बात करते हैं रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्यों की। रिज़र्व बैंक का जो सबसे मेन कार्य है दोस्तों वो है मुद्रा जारी करना और उसका विनिमय करना। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें मुद्रा जारी करने की तो जितने भी करेंसी के नोट्स हैं 10, 20 या 50 जो भी नोट्स होते हैं या सिक्के होते हैं वो सारे के सारे रिज़र्व बैंक जारी करता है। इसके लिए इसने टकसाल खोल रखी है, इंग्लिश में बोले तो मिंट्स खोल रखी हैं, वहाँ पे इनकी छपाई का काम होता है। महंगाई या साख का जो नियंत्रण होता है वो भी ये करता है और मुद्रा के लेन देन का जो नियंत्रण होता है वो भी रिज़र्व बैंक करता है। मौद्रिक नीति बनाता है, लगभग हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीनों में एक मौद्रिक नीति बनती है। तो मौद्रिक नीति बनाना, उसको कार्यान्वयन करना और निगरानी रखना कि भाई जो मौद्रिक नीति हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंगली देश में जो बैंक वगैरह हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो रिज़र्व बैंक देखता है। अब भारत सरकार की ओर से जितना भी टैक्स जो वसूला जाता है, राजस्व संग्रह किया जाता है, वो सारा का सारा रिज़र्व बैंक के अंतर्गत आता है और वापस जितने भी विकास के लिए कार्य होते हैं उनके लिए जो पैसा जाता है गवर्नमेंट की ओर से, इसका भुगतान भी रिज़र्व बैंक करता है। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो की जो दर होती है वो रिज़र्व बैंक तय करता है। और ये जब मौद्रिक नीति बनती है तो हर नीति में ये दरें तय होती हैं। अब ये आपको अगर पता नहीं है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो मैं बता दूं, रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर रिज़र्व बैंक बैंकों से ब्याज वसूलता है। यानी अगर कोई बैंक जो है रिज़र्व बैंक से लोन ले रहा है, हम तो जैसे हम लोग हैं हम बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन बैंक जो है वो रिज़र्व बैंक से लोन लेते हैं जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो रिज़र्व बैंक जो है उनसे भी जिस तरह से हमसे बैंक ब्याज वसूलता है उसी तरह रिज़र्व बैंक जो है बैंकों से ब्याज वसूलता है और उस ब्याज की दर को रेपो रेट बोलते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस तरीके से हमारा जो धन बैंक में जमा होता है उस पर हमको ब्याज मिलता है, उसी तरीके से अगर किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश है, जमा धन ज़्यादा हो गया है, तो वो जो है रिज़र्व बैंक में जमा करवा देते हैं और उस जमा पर उस बैंक को ब्याज मिलता है रिज़र्व बैंक की तरफ से, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। अब बात करें कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR की, तो CRR जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हर बैंक को भारत की मौद्रिक नीति के तहत एक फिक्स कैश रिजर्व में रखना है, यानी कि जमा धन का एक हिस्सा रिजर्व में रखना है। और ये रिजर्व हिस्सा जो है लगभग अभी चल रहा है 4% के आसपास, यानी कुल जमा धन का 4% जो है बैंक को अपने पास रखना है। ऐसा नहीं कि लोन के रूप में लोगों को बांट दें, जितना भी बांटना है बांटिए, लेकिन जितनी दर तय है उतना आपको रिजर्व रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके रिजर्व रखने के लिए कुछ कारण हैं, वो ये हैं कि अगर कल को अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर जाती है या मुद्रा में जो है मुद्रा कम पड़ जाती है, तो उसके लिए रिजर्व जो जमा धन जो होता है, रिजर्व रेशियो वाले जमा धन है, वो काम आता है। अब चलते हैं आज के सवाल जवाब वाले क्वेश्चन आंसर वाले क्विज़ की ओर। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हो तो भाई लोग प्लीज़ कर दो यार, बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा इससे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के जो हैं आपको आंसर्स भी बताने हैं, और मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूँगा जिनके आंसर्स मैं नहीं बताऊँगा। उनके आंसर अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता है तो पता करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगले वीडियो के लिए भी मेरे को रिकमेंडेशन देना है कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। भारत के वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन हैं? इसका सही जवाब दोस्तों आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। तो पहला ऑप्शन जो है वो है अनुराग ठाकुर, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह या डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सही जवाब है दोस्तों इसका सी अमित शाह। अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है भारत के प्रथम अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है आपके ए इंदौर, बी जयपुर, सी लखनऊ या डी गुवाहाटी। सही जवाब जो है इसका दोस्तों है वो बी जयपुर सही जवाब है। जयपुर जंतर मंतर हवा महल वाली सिटी, राजस्थान की राजधानी। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल भारतीय वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके ए विवेक राम चौधरी, बी श्यामचंद्र गुप्ता, सी प्रीत मोहन सहोता या डी विक्रम मुदगिल। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ए विवेक राम चौधरी। इन्होंने जो है दोस्तों भदौरिया साहब का स्थान लिया है, AKS भदौरिया, जो पहले अभी इतने दिनों तक भारतीय वायुसेना के चीफ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक किसने लिखी? फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन हैं निरुपमा राव, बी रस्किन बॉन्ड, सी चेतन भगत या डी अरुंधति रॉय। तो सही जवाब जो है दोस्तों इसका है ए निरुपमा राव। इन्होंने फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक जो लिखी है उसका जो टॉपिक है वो है दोस्तों भारत और चीन के जो ऐतिहासिक रिलेशन हैं, जो मारामारी चल रही है दोनों देशों के बीच में, उस पर प्रकाश इन्होंने डाला है। अब पांचवा सवाल, परशुराम कुंड की नींव किस राज्य में दी गई है? ऑप्शन हैं आपके ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम या डी मेघालय। तो सही जवाब इसका रहेगा दोस्तों ए अरुणाचल प्रदेश। अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, उन दोनों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। छठा सवाल, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो सही जवाब है इसका दोस्तों सी राजस्थान। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कमला भसीन का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है आपके ए लेखन, बी गायन, सी चित्रकला या डी अभिनय। सही जवाब जो है दोस्तों इसका है ए लेखन। ये जो है बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं। अब आप मुझे ये बताइए, गायन के क्षेत्र में राजस्थान में एक कला प्रसिद्ध है मांड कला। मांड कला से संबंधित एक गायिका का आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। आठवां सवाल, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 जनवरी 1995, बी 2 फरवरी 1995, सी 1 जनवरी 1997 या डी 3 जून 1990। तो सही जवाब इसका दोस्तों जो है वो रहेगा ए
1 जनवरी 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखता है और सभी देशों को आपस में व्यापार करने के लिए सहूलियत और सुविधाएं भी प्रदान करता है। करंट में अभी फ़िलहाल में बात करें तो इसके जो है सदस्य देशों की संख्या है वो लगभग 164 है, 164। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर। तालिबान का वर्तमान प्रमुख कौन है? ऑप्शन है आपके मुल्ला हेबतुल्ला अखुंदजादा, बी अब्दुल्ला सालेह, सी मोहम्मद उमर या डी अब्दुल गनी बरादर। तो सही जवाब इसका है ए दोस्तों, मुल्ला हेबतुल्ला अखुंदजादा। अब्दुल्ला सालेह की अगर बात करें तो वो अफ़गानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और तालिबान से अभी पंजशीर नामक जगह पे एक जंग की इन्होंने शुरुआत कर दी है तालिबान के खिलाफ। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दुनिया का रेफ्रिजरेटर किसे कहा जाता है? ए आर्कटिक, बी अंटार्कटिका, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों इसका सी, दोनों को ही कहा जाता है दुनिया का रेफ्रिजरेटर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोस्टली जो है इन पर बर्फ़ जमी रहती हैं और ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनकी जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल रही है और उससे समुद्र का जो तल है वो बढ़ता जा रहा है। समुद्र के आसपास जितनी भी सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होने वाली हैं। तो दोस्तों ये जो हैं दोनों के दोनों रेफ्रिजरेटर दुनिया के कहलाते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक।